जय हिंद साथियों। ट्रैफिक में हम लोग पढ़ेंगे आज मैथ प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे में मैथ रीजनिंग दोनों मिला के रहेगा, ताकि वनडे एग्ज़ाम जो भी रहेगा उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक धन का 1/3 भाग एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। 12 अधिक है। उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। उस धन का 3/4 भाग ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक धन का 1/3 भाग। धन हमको मालूम नहीं तो लिखेंगे माना धन यक्स है, तो धन यक्स का 1/3 भाग, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से, मतलब यक्स के 1/4 भाग से 12 अधिक है। ध्यान से देखिएगा, धन का 1/3 भाग, धन के यक्स 1/4 भाग से 12 अधिक, इसको बोल रहा है 12 अधिक है, तो यानी यह 12 कम है, इसमें हम 12 जोड़ देंगे। जब इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, यक्स का गुणा 1 करेंगे तो x/3 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इस पार लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, x/4 बराबर 12। 4 का गुणा यहाँ पर करिए तो हो जाएगा 4x, 3 का गुणा वहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 3x, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर 12। इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे तो 12 × 12 बराबर हो गया 144, और 4x में से 3x घटा देंगे तो बच जाएगा x। यानी हमको पता चल गया वह धन कितना है, 144। तो हमसे क्या पूछा है, धन का 3/4 ज्ञात कीजिए। धन का 3/4 अगर हम निकालेंगे तो 144 का हम 3/4 कर देंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 3 12 बच जाएगा 2, हो जाएगा 24, 4 6 24। अब 3 का गुणा कर दीजिए, 3 6 18 और 3 3 9 1 10, 108। यही आपका आंसर है। तो हमको लग रहा है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 2925 के घाते 35। क्वेश्चन है 2925 के घाते 65 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो हम देखते हैं कि जो मूल संख्या है, मूल संख्या में कहीं इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 तो नहीं ना है। यदि मूल संख्या में इकाई के स्थान पर 0 रहे या 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे, तो हम बिना हल किए इन दोनों में से कोई भी संख्या इन सब में से रहे तो उसका हम उत्तर वही बताएंगे। देखिए यहाँ 5 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इस सवाल को ध्यान से देख लीजिए। जैसे मूल संख्या है घात है, तो मूल संख्या में जो इकाई का स्थान है, इस इकाई के स्थान पर 0 रहे चाहे 1 रहे चाहे 5 रहे चाहे 6 रहे, इनमें से कोई भी अंक अगर रहे तो इसका आंसर हम बिना कुछ हल किए, 0 अगर रहता तो हम 0 बताते, 1 रहता तो 1 बताते, 5 6 तो हम 5 बता दिए, 6 रहता तभी हम 6 बता दिए। तो हमको लग रहा समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ रहेगा तो इस पर हमारी अलग से वीडियो है, इकाई का अंक ज्ञात करना, आप उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर आइए देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84। क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84
तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए ऐसा सवाल हम आपको इधर बता दे रहे हैं। हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि अगर 2 में हम 11 में 2 से भाग देंगे तो 2 पचे 10, 1 11। हम लोग क्या करते थे, भाग सही है कि गलत इसको चेक करने के लिए हम इसमें इसका गुणा करते थे। तो 2 गुणे 5 बराबर 10 हो गया, अब प्लस इसको जोड़ देते थे तो 11 हो गया। तो हम लोग कहते थे भाग सही है। तो इसमें इसका गुणा करके इसको जोड़ दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोला जाता था भाज्य, इसको बोला जाता था भाजक, इसको बोला जाता था भागफल, इसको बोला जाता था शेषफल। यही ना, स्क्रीन कट नहीं रही है इधर। ठीक है, चलिए। तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो हम लोग क्या किए, 11 लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, देखिए 11 लाने के लिए हम लोग क्या किए थे, 2 से इसमें गुणा किए थे। तो यानी भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यही ना किए हैं। 11 क्या है, इसे बोला जाता है भाज्य। तो आपका एक सूत्र तैयार हो गया, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी पे इसको आप लगा लीजिए। कह रहा है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। 1265 में किस संख्या से भाग दें, यानी भाज्य क्या है 1265, तो हम भाज्य की जगह 1265 रखेंगे बराबर भाजक किस संख्या से भाग दें पता नहीं, इसको x मान लीजिए, गुणे भागफल 84 बोला है तो 84 कर लीजिए, और प्लस शेषफल 5 बोला है तो यहाँ 5 कर लीजिए। अब देखिए ये +5 है, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो 1265 में 5 घटा दीजिए, इधर हो जाएगा 84 गुणे x। तो इसमें से घटाएंगे तो 1260 हो गया, और इधर x बटा हो जाएगा 84। आप इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 चौक 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 3 6 0। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पचे 10। फिर 3 से काट दीजिए, 3 7 21। फिर 3 एकम 3 0, 3 पचे 15। 7 से काटिए, 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यानी x बराबर आ गया आपका 15। यही आपका आंसर है। यानी 1265 में हम 15 से भाग दे देंगे तो भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त होगा। हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला नंबर देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, इसकी शॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं मिटा के। क्वेश्चन कर रहा है, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर। क्वेश्चन है, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ता है, और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, 2 मीटर
नीचे खिसक जाता है, 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। खंभे के शीर्ष पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा? खंभे के शीर्ष पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। तो अब देखिए, अगर ऐसा सवाल आए तो आप एक खंभा बना लीजिए। इस खंभा की लंबाई कितना बोला है? 80 मीटर। तो इस खंभे की लंबाई तो 80 मीटर है। अब हमको करना क्या है, जो उसका पहला छलांग होता है उतना घटा लेंगे। तो कह रहा है कि एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। कितना? 1 मिनट में 5 मीटर। तो हम 80 में से 5 घटा लेंगे तो मान लीजिए 75 हो गया। ऊपर 5 बचा है। तो ऐसे सवाल में क्या ध्यान देना, जो भी लंबाई रहे, लंबाई में से जो उसका पहला छलांग होता है, तो पहला छलांग 5 मीटर का है ना, तो 80 में से हम 5 घटा देंगे तो 75 बच गया। अब 75 से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए क्या सवाल है, पहले में कह रहा है कि 5 मीटर चढ़ता है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मान लीजिए पहले मिनट में इतना चढ़ गया। अगला मिनट जब हुआ तो क्या किया, कह रहा दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे सरका, यानी यहाँ से 2 मीटर आया तो 1 2 आ गया, कहाँ पर? यहाँ पर आ गया। तो हम ये ध्यान लगाएंगे ना कि कई मिनट का समय लगा, पता चला कि 2 मिनट का समय लगा है। अच्छा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ा? तो 1 2 3 मीटर चढ़ा है, 3 मीटर चढ़ा है। तो हमको कितना जाना है? 80। तो हम लिखेंगे चूँकि 3 मीटर चढ़ता है तो कई मिनट का समय लेता है? 2 मिनट का समय लेता है। इसलिए 1 मीटर चढ़ेगा तो 2/3 मिनट का। इसलिए कहाँ तक? इसको हम 75 तक ले जाएंगे, इसलिए 75 पर। तो 2/3 गुणे 75, ये हो गया 75। अब काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15, अब 25 दूना 50 मिनट। यानी सवाल में कह रहा है कि यहाँ से 75 मीटर तक जाने में उसको 50 मिनट लगेगा। और यहाँ से जब पहला छलांग लगाएगा 5 मीटर का तो शीर्ष को छू देगा। हमसे तो यही पूछा है कि शीर्ष को कब छुएगा, तो 50 मिनट तक तो यहाँ लगा समय, और 1 मिनट और प्लस 1 51। हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस सवाल समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इतना याद रखिएगा, ऐसे सवाल में जो उसका छलांग होता है पहला 5 मीटर या 1 मीटर का भी हो, जो भी लंबाई रहती है उसमें से उसका जो पहला छलांग उतना घटा दिया करिए। और उसके बाद देखिए क्या बोला है कि 5 मीटर गया, दूसरे में 2 मीटर फिसल गया, यानी 2 मिनट का समय लिया, 3 मीटर चढ़ा। इसी चीज़ को हम लिखें, 3 मीटर चढ़ता है तो 2 मिनट का समय लेता है, इसलिए 1 पर, इसलिए 75 पर। हमेशा याद रखिएगा, जो भी पूरी ऊँचाई रहे उसी में से जो उसका पहला छलांग रहता है उसको घटा के हम लिख लेते हैं। यहाँ तक कैलकुलेशन करके हल करेंगे, इसके बाद एक छलांग और लगाएगा, बस शीर्ष छू देगा। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, 2 संख्याओं का अंतर 15 है। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अंतर 15 है। 2 संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। 2 संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या पूछ रहा है। तो अब देखिए हमको इसको क्या करना है, माना संख्या तो मालूम नहीं है, तो माना पहली संख्या x हो गई। और कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 15 है, तो मान लीजिए एक संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 15। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 15, तो दोनों के बीच में 15 का अंतर हो गया। कह रहा जबकि उनके योग का, इनके योग का मतलब जो यह संख्या x धन x प्लस 15,
इनके योग का 11वां भाग, 11वां भाग का मतलब बटा 11 बराबर बोल रहा है कि कितना है, 11वां भाग 5 है, तो बराबर हम 5 कर देंगे। अब इसको हम करें हल करेंगे तो इसका इधर करेंगे तो 11 × 5 = 55 हो गया, और यह +15 उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, x x मिल के 2x हो गया। अब 55 में से 15 घटा देंगे आप तो हमको लग रहा है 40 होगा, और x बटाई 2 कर देंगे, 2 दूना 4 20, x बराबर कितना आ गया 20। हमसे सवाल में पूछा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या तो 20 आ गई और दूसरी संख्या 20 और 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 35। तो 20 और 35 इसका आंसर आएगा। हमको लग रहा है क्लियर सवाल हो गया होगा। इसकी शॉर्ट ले लीजिए, इसके बाद हम अगला सवाल बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी उसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। और बी उसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए बी और सी सब उसे 5 दिन में, तथा ए बी और सी सब उसे 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा सी अकेला कितना दिन में करेगा, सी पूछ रहा है कितना दिन में करेगा। तो अब ध्यान सुनिए, ए बी और सी सब मिलकर उसे 5 दिन में, तो देखिए ए बी और सी का हम एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/5 हो गया। अच्छा, ए अकेला, ए का अगर एक दिन काम निकालेंगे तो 1/12, और बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/10। हमसे पूछ रहा है कि सी उसे कितना दिन में करेगा। तो आप देखिए, हम ए और बी दोनों का एक दिन काम जोड़ ले रहे हैं, लिखेंगे ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/12 प्लस 1/10। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, 60 ले लीजिए, हो जाएगा 12 × 5 = 60 और 10 × 6 = 60, तो हो गया 11/60। 11/60 भाग काम हो गया एक दिन में, ठीक। तो ये कितने का है, ए और बी का, ए और बी का एक दिन काम हो गया 11/60। अब आप देखिए, हमसे किसका पूछा है, सी का पूछा है। तो हम जब जाएंगे सी का एक दिन का काम निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, जो ए बी सी तीनों का एक दिन काम है 1/5 में से ए और बी का हम घटा देंगे कमवा, तो ए और बी का 11/60। अब इसका लघुत्तम 60 हो जाएगा, भाग देंगे 5 से तो 12 जाएगा, और 60 देंगे तो 11 हो जाएगा, मतलब 1/60 हो गया। कह रहा है सी एक दिन में 1/60 भाग कर रहा है, इसलिए पूरा कमवा करेगा 60 दिन में पलट जाएगा, पूरा काम 60 दिन में होगा। यहाँ हमको बस ये ध्यान देना है कि ए बी सी तीनों का एक दिन काम दिया है, हम यहाँ लिख दिए हैं, और ए और बी का अलग अलग दिया था, तो हम ए और बी दोनों का कमवा जोड़ लिए हैं, तो एक दिन का ही हो गया था। अब देखिए ए बी सी तीनों काम दिया है और हमसे सी का पूछ रहा है, तो अगर हम इसमें से ए बी का घटा देंगे तो सी बच जाएगा,
वही काम हम किए हैं। हमको लग रहा है कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ गणेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। क्वेश्चन है कुछ गणेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। कुछ गणेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर, यदि जमीन पर कुल 230 पैर, 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या बताइए। हमसे क्या पूछ रहा है? भेड़ की संख्या पूछा है। ऐसे सवाल में हमको क्या करना है, जो सिर की संख्या रहती है इसको हम लिख लेते हैं। कुल मिला के 60 सिर है, तो ये पक्का है कि 60 लोग हैं। भेड़ और गणेरिया मिला के 60 लोग हैं। अब 60 लोग में किसकी संख्या पूछा है? तो कह रहा है भेड़ की संख्या बताइए। भेड़ की संख्या में x मान लेंगे और जो 60 में से जो भेड़ माने x घटा देंगे तो ये गणेरिया हो जाएंगे। यह भेड़ हो गया। अब जाहिर सी बात है, भेड़ x है तो इनके 4 पैर होता तो 4 से गुणा कर देंगे। गणेरिया 60 माइनस x हैं तो इनके पास 2 पैर होता तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। इनका पैर दोनों का पैर मिला के कह दिया है कितना है? 230। तो हम बराबर कर लेंगे 230। अब इसको हम हल करेंगे तो यह हो गया 4x प्लस इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 120, इसका गुणा करेंगे तो माइनस 2x बराबर हो गया 230। अब देखिए 230 यह है, यह प्लस 120 से उधर जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। अब 230 में से 120 घटा दीजिए तो बच जाएगा 110, बच गया 110। अब इधर 4x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा 2x, काट देंगे 2 पचे 10, 2 पचे 10, x बराबर क्या आ गया? 55। यानी भेड़ों की संख्या हो गई 55। हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं सवाल। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग जिसकी परिमित 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन है किसी वर्ग की परिमित 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की परिमित 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होगा? अब आपको मालूम है कि वर्ग का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों इसे हम वर्ग कहते हैं, और परिमित का मतलब होता है इसके चारों ओर घेरने की जो विधि है यह है, इसी को हम परिमित कहते हैं। तो परिमित दे दिया है 48। इस परिमित में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो हमको इसकी भुजा पता चल जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी इसकी भुजा 12 हो गई। हमसे क्या पूछा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर अगर पूछे तो होता है भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग का मतलब 12 का वर्ग करेंगे, 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 वर्ग सेंटीमीटर आंसर है। हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज
पर लगाया गया कोई धन। क्वेश्चन है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना कब होगा? तो 4 गुना कब होगा? 4 गुना कब होगा? तो ऐसे सवाल को ध्यान रखिए। ऐसे सवाल में एक सूत्र होता है गुना के घाते 1/T1 बराबर गुना के घाते 1/T2। अगर जहाँ 2 बार गुना दे और 2 बार समय दे तो गुना के घाते 1/T1 और गुना के घाते 1/T2। जो पहला समय रहता है वो T1 होता है, जो दूसरा समय होता है T2 होता है। तो हमसे पूछा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना होता है, तो पहला 10 वर्ष ये दिया है ना, तो T1 है। कई गुना? 2 गुना। तो हम यहाँ रखेंगे 2 के घाते 1/T1 क्या है? 10। और फिर कह रहा है तो 4 गुना, यानी यहाँ पर बोल रहा है 4 गुना कितने वर्ष में होगा? T2 हमसे पूछ रहा है। ठीक, T2 पूछ रहा है, तो इसको हम हल करेंगे। हम इधर हल कर दे रहे हैं इस सवाल को। इधर नीचे की स्क्रीन कट रही होगी कि आ रही है? चलिए नीचे की आ रही, इसी जगह हल कर लीजिए। अब इसको देखिए ना, यह 2 है तो 2 के रूप में इसको तोड़ दीजिए। तो यह 2 के घाते 1/10 तो रहेगा, इधर 2 का खंड करेंगे, 2 दूना 4, 2 के घाते 2 के पावर 1/T2 हो गया। अब इधर देखिए इसका गुणा कर देंगे तो यह जो है 2 के घाते 1/10 तो यह है, यहाँ जो है बराबर 2, यह जो यहाँ पर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 के घाते T2। अब 2 बराबर इसको छोड़ दीजिए। अब क्या हो गया? 1/10 बराबर 2/T2 और T2 बराबर क्या हो जाएगा? 10 दूना 20। 20 वर्ष इसका आंसर आएगा। हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 2 करणी में है, क्वेश्चन है करणी में 256, करणी में 256 भागे करणी में x बराबर 2। तो x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। आंसर अगर इसका आ रहा है तो उत्तर बताइए बहू आप लोग। चलिए देख लीजिए। देखिए करणी में 256 भाग का मतलब बटा करणी में x बराबर यह हो गया 2। तो देखिए अगर 256 आप देखेंगे तो 256 जो है यह वर्ग है। किसका वर्ग है? 16। देखिए कर लीजिए नहीं, 16 गुणे 16, 6 छक 36, 6 कम 6, 3 9, 1 छक्का 6, 1 1 कम 1 6, तो हो गया 10 5 15, 256 हो गया ना। तो इसका वर्गमूल 16 होगा। तो हम यहाँ 16 रख देंगे, इसमें करणी में x रहने देंगे, इधर है 2 तो काट देंगे, 2 8 16, यानी करणी में x बराबर हो गया 8। हमसे x का मान पूछा है तो हम इधर क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने को वर्ग कर देंगे, तो इधर भी वर्ग हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। जब इधर वर्ग होगा तो करणी है, इसका मान हट जाएगा, यानी x हो जाएगा, क्योंकि करणी का मान 1/2 होता है। अगर हम यहाँ पर 1/2 और गुणे 1/2 रहेगा तो काट देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो वर्ग करने पर करणी समाप्त हो जाएगी, x इधर हो जाएगा 8 64, x का मान हो जाएगा 64। सवाल क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन है किसी व्यवस्था में 70% धन
वेतन का व्यय होता है। क्वेश्चन है किसी व्यवस्था में 70% धन व्यय होता है। किसी व्यवस्था में 70% धन व्यय होता है तो पाई चित्र में उसका कोण क्या होगा। तो कह रहा है पाई चित्र में उसका कोण क्या होगा, हमसे कोण पूछ रहा है। सवाल का थोड़ा आंसर अगर आ रहा है तो बताइए, इसके बाद हम बता रहे हैं। देखिए किसका आ जा रहा है, देख लगाइए बाबू। चलिए, हमसे 70% पूछा है ना, तो आपको मालूम है किसी व्यवस्था में 70% धन व्यय होता है तो पाई चित्र में उसका कोण बताइए। तो देखिए आपको पता है कि अगर कोई यह मान लीजिए वृत्त होता है तो इसमें अगर हम प्रतिशत में बांटते हैं तो कुल मिला के 100% होता है, कोण में बांटते हैं तो 360 अंश का होता है। तो हम लिखेंगे ना 100% का संबंध किससे है, 360 अंश से होता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कह रहा किसी व्यवस्था में 70% धन व्यय होता है तो पाई चित्र में उसका कोण बताइए, हमसे कोण पूछ रहा है। तो आपको मालूम है एक वृत्त अगर कोई होता है तो ये अपने आप में 100% भी है, अगर कोण देखेंगे तो 360 है, यानी 100% का मतलब 360 अंश से है, इसलिए 1% का मतलब हो जाएगा 360/100। और हमसे पूछा कितना है 70%, इसलिए हम 70 कर लेंगे तो हो जाएगा 360/100 गुणे 70। तो अब काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 7 छक 42 और 7 त्रिक 21, 21 में 4 जोड़ देंगे तो 25, तो 252 अंश का कोण बनेगा। हमको लग रहा है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिस विषय पर आपको चाहिए उस पर कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।